जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 5 पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच लेक्चर 1 में हमने मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, लोच का मतलब क्या होता है और मांग के लोच के प्रमुख श्रेणियां मतलब मांग के लोच के प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं, उन बातों पर चर्चा किया है। मांग की कीमत लोच लेक्चर नंबर दूसरा है। ये इस टॉपिक पर आज का दूसरा क्लास है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे मांग के लोच को मापने की विधि, मांग के लोच को प्रभावित करने वाले कारक और मांग के लोच का महत्व। 3-4 बिंदुओं पर आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मांग के लोच को मापने की विधियां कौन कौन है। तो जैसा कि आपको पता है, देख पा रहे हैं आप लोग कि मांग के लोच को मापने की 3 विधियां हैं। पहला प्रतिशत विधि, और प्रतिशत विधि को हम आनुपातिक विधि के नाम से भी जानते हैं। मांग के लोच को मापने की 3 विधियां हैं। इसमें जो पहला विधि है प्रतिशत विधि, जिसे आनुपातिक विधि भी कहते हैं। दूसरा है ज्यामितीय या बिंदुरेखीय विधि। तीसरा है कुल व्यय विधि। तो सबसे पहले चर्चा करें प्रतिशत या आनुपातिक विधि। मांग के लोच को मापने की प्रतिशत विधि क्या है या आनुपातिक विधि क्या है। तो बता दें आपको कि मांग के लोच को मापने की जो प्रतिशत विधि है, इस विधि के खोज फ्लक्स नामक अर्थशास्त्री ने मांग के लोच को मापने की प्रतिशत विधि की खोज किया था। मांग के लोच को मापने की जो प्रतिशत विधि है वह कहती है कि मांग के लोच का अनुमान लगाने के लिए इसमें मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर हम ज्ञात करते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला होगा, मांग के लोच को मापने की जो प्रतिशत विधि है या आनुपातिक विधि है, इसका फॉर्मूला या सूत्र है मांग में अनुपातिक। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला है प्रतिशत विधि का कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन को कहता है प्रतिशत परिवर्तन। बटा कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। कहता है कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसी से हम लोग अनुपातिक विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात कर लेते हैं। हम इसको एक आंकिक विधि से, मतलब एक प्रश्न के द्वारा आपको समझाते हैं। कहता है एक वस्तु की कीमत, हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। मतलब वस्तु के कीमत में गिरावट, वस्तु के कीमत में गिरावट 15%। प्रश्न कहता है कि वस्तु के मूल्य में 15% गिरावट होने से वस्तु के कीमत में 15% गिरावट होने से उपभोक्ता
1000 इकाई के स्थान पर 1200 इकाई का प्रयोग करता है, तो कीमत की लोच क्या होगी? क्या होगी? प्रश्न कहता है कि वस्तु के कीमत में गिरावट कितनी आ गई, तो वस्तु के कीमत में गिरावट हो गई 15%। मतलब कोई सामान 100 रुपया में बिकता था, 15% गिरावट आ गया, मतलब वो 85 रुपये में बिकेगा। तो 15% गिरावट आ गया, तो पहलका मूल्य पर वो 1000 इकाई खरीदता था, लेकिन दाम गिर गया तो 1200 इकाई खरीद रहा है। तो प्रश्न कहता है कीमत की लोच क्या होगी? तो हम कीमत की लोच की सूत्र देखते हैं, तो क्या कहता है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो यहां पर एक चीज हमको दिया गया है, यहां पर दिया क्या गया है? दिया गया है, हल आगे करें तो हमको यहां कीमत में परिवर्तन दिखा दिया है। तो एक तो हमको ऑलरेडी निकाल दिया है सूत्र के अनुसार, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन दे दिया है, तो हम मांग में अनुपातिक परिवर्तन का निकाल ले और सूत्र पर ढाल दे, आंसर आ जाएगा। तो हमको यहां पर कीमत दिया हुआ है, तो हमको मांग में परिवर्तन निकालना है। तो मांग पहले कितना था? 1000, अब बढ़कर कितना हो गया? 1200। तो मांग में परिवर्तन कैसे निकलेगा? तो मांग में परिवर्तन बराबर क्या होगा? तो मांग में परिवर्तन हो गया 1200 माइनस 1000। मांग में परिवर्तन निकालने का तरीका है, प्रतिशत में है तो हमको प्रतिशत में ही निकालना होगा। तो 1200 माइनस 1000 बटा 1000 गुने 100। प्रतिशत में निकालना है कितना परसेंट वृद्धि हुआ या कमी हुआ। मांग में कमी हुआ, कीमत में कमी हुआ तो मांग बढ़ गया है, क्योंकि 1000 के जगह पर 1200 कर रहा है। तो कीमत में 15% कमी हुआ, तो मांग में कितना परसेंट वृद्धि हुआ तो निकालना होगा। तो 1200 हो गया, पहले था 1000, तो 1200 में से 1000 को घटा देंगे और पहले वाला जो डिमांड है उसे डिवाइड करेंगे, सूत्र है इसका। तो यहां क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 200। 1200 में से 1000 घटेगा तो 200 होगा, बटा 1000, और यहां 100 का 100 हो जाएगा। तो यहां 1 2 ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहां बच गया, 1 जीरो यहां बच गया, तो कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? मतलब मांग में परिवर्तन कितना हो गया? 20%। दाम घटा 15%, तो मांग कितना बढ़ गया? 20%। तब कहता है कि मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच का फॉर्मूला है जो कल हमने बताया था, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग के लोच का फॉर्मूला है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो हम क्या देख रहे हैं कि मांग में परिवर्तन कितना हुआ है? तो मांग में परिवर्तन हुआ है 20%, अलग कर दे 20%। कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है? तो 15%। तो क्या होगा? 15% बटा 20%। तो यहां प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा? कट जाएगा, बच गया 20 बटा 15। हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 15 को 20 से भाग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 15 इकाई 15, बच जाएगा 5। दशमलव देंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा 50। 15 तिया क्या होगा? 45, पुनः 5 बजेगा तो लगातार 3 होता जाएगा। तो मांग की लोच बराबर होगी 1.3। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तो प्रतिशत विधि से यदि मांग का लोच ज्ञात करने के लिए दिए तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरा बात कहता है ज्यामितीय रीति। मांग के लोच को ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है, उस दूसरी विधि का नाम है ज्यामितीय रीति। ज्यामितीय विधि क्या है? तो ज्यामितीय विधि में कहता है, ज्यामितीय विधि का फॉर्मूला है, ज्यामितीय विधि का सूत्र है, कहता है कि ज्यामितीय विधि से मांग के लोच ज्ञात करने के लिए एक रेखा चित्र की सहायता से हम डिमांड रेखा को मूल रेखा से स्पर्श करा देते हैं। मतलब
मांग की वक्र में किसी बिंदु की लोच ज्ञात करने के लिए, मांग की वक्र में किसी वस्तु की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। जैसे हमें यहां मांग की लोच का ज्यामितीय रीति से निकालना होगा, तो यहां एक y बनाएंगे O और यहां x अक्ष देंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, कीमत रेखा होगा और यहां मात्रा क्वांटिटी मतलब मात्रा की रेखा होगी। और आप जानते ही हैं, मांग के नियम में पढ़ाया हूं कि कीमत ज्यादा होगी तो मांग कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी। यहां एक डिमांड की रेखा हम खींच देते हैं। डिमांड की रेखा जो क्या दिखा रहा है कि कीमत यदि ऊंचा है, अगर इसको हम डॉट डॉट मिला ले, कीमत ऊंचा है तो मांग कम है, कीमत धीरे धीरे गिर रहा है तो मांग और बढ़ रहा है, कीमत और गिरा तो मांग और बढ़ा, कीमत और गिरा तो मांग और ज्यादा हो गया, कीमत और नीचा हुआ, मतलब यहां 5, 10, 15, 20, 25 कर दे। मतलब 25 था तो मांग हो गया था 5, 20 हुआ तो 10, मूल्य घटकर 15 तो फिर यहां 15, मूल्य घटकर 10 हो गया तो डिमांड हो गया 20, मूल्य घटकर 5 तो डिमांड हो गया 25। इस ये जो रेखा है, इस रेखा को हम डीडी रेखा के नाम से जानते हैं। ज्यामितीय रीति कहती है कि मांग का लोच ज्ञात करने के लिए, मांग के लोच को मापने के लिए ज्यामितीय रीति से हम क्या देखेंगे, जहां पर मात्रा और कीमत आपस में बराबर हो जाए उसके संपर्क से एक रेखा खींच देंगे। तो यहां 15 को हम क्या देख रहे हैं, यहां 15 रुपया डिमांड था तो यहां ये 15 हो गया होगा, तो हम क्या करेंगे, स्पष्ट यहां से रेखा खींच देंगे। जहां कीमत और ये बराबर हो जाए वहां से रेखा खींच देंगे और ये जो रेखा होगा हमारा डीडी रेखा, ये होगा डिमांड की रेखा होगी और ये होगा ए बी रेखा, ये होगा। तो ये ऐसे निकाल देंगे। दूसरा कहता है कुल व्यय रीति। मांग की लोच को निकालने की जो कुल व्यय रीति है, इस विधि की जो प्रवर्तक है प्रोफेसर मार्शल है। कुल व्यय रीति के द्वारा किसी वस्तु की मांग का लोच निकालने के लिए हम करते क्या है, कुल व्यय, इसका सूत्र है कुल व्यय बराबर वस्तु की कीमत गुने वस्तु की मांग। कुल व्यय का सूत्र होता है कुल व्यय बराबर वस्तु की कीमत गुने वस्तु की मांग। कुल व्यय बराबर कहता है कि वस्तु की कीमत गुने वस्तु की मांग, वस्तु का दाम कितना है और मांग कितना हो रहा है। तो कुल व्यय के द्वारा किसी वस्तु का मांग की लोच ज्ञात करने के सूत्र है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। तो मान लो कि वस्तु की कीमत 10 रुपया है और वस्तु की मांग अगर मान लो कि 5 है, तो कुल व्यय कितना होगा, तो 10 में गुना कर देंगे 5 से, पता हो जाएगा। ये तो और आसान है। तो ये हो गया मांग के लोच के निकालने के 3 विधियां। लेकिन कुल व्यय रीति से मांग की जो लोच निकालते हैं, कुल व्यय के और 3 प्रकार है, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इसके 3 रीतियां हैं। कुल व्यय के 3 प्रकार हैं, मतलब इकाई से ज्यादा, दूसरा होगा इकाई के बराबर, तीसरा इकाई से कम। 3 प्रकार है। इकाई के ज्यादा मतलब जितना कीमत घटा उसके तुलना में ज्यादा डिमांड कर दिया। जितना कीमत घटा, जैसे 10% कीमत में गिरावट आई लेकिन मांग बढ़ा दिया 15%, 11%, 12%, 20%, उससे कहेंगे इकाई से ज्यादा। इकाई के बराबर जितना परसेंट कीमत में गिरावट आई या तेजी आई तो उतना ही परसेंट, जितना परसेंट कीमत घटा उतना ही परसेंट मांग बढ़ा दिया, जितना परसेंट कीमत बढ़ा उतना ही परसेंट मांग को कम कर दिया, उसे कहेंगे इकाई के बराबर। इकाई से कम मतलब जिस अनुपात में कीमत में गिरावट आई उससे कम अनुपात में मांग बढ़ाया। कीमत गिरा 20% लेकिन मांग बढ़ाया 15%, तो इसे हम कहेंगे इकाई से कम मांग की लोच। अब अगला टॉपिक मेरे सामने आता है
तो मांग के लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन है? तो आपको बता दें कि मांग के जो लोच है, इस मांग के लोच को प्रभावित करने वाले घटक कहें या तत्व कहें, तो मांग के लोच को प्रभावित करने वाला जो पहला घटक है वह है वस्तु की प्रकृति। आप मांग ज्यादा करोगे या कम करोगे यह निर्भर करता है कि वस्तु कैसा है। वस्तु की प्रकृति का मतलब होता है वस्तु का स्वभाव कैसा है। तो आप जानते हैं संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सारे वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। जितनी भी वस्तु हैं उन सारे वस्तु को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आवश्यक वस्तु, दूसरा आरामदायक वस्तु, तीसरा है विलासिता वस्तु। अब मन में प्रश्न होगा आवश्यक वस्तु किसे कहेंगे? तो इसका सीधा सा उत्तर है आवश्यक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका कीमत घटे या कीमत बढ़े इससे कोई लेना देना नहीं। कीमत के कमी या कीमत के वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, उस वस्तु का आवश्यक वस्तु कहेंगे। जैसे नमक, गेहूं, चावल, तो ये आवश्यक वस्तु के, तो जो नमक, चावल, गेहूं आवश्यक वस्तु है, इसके कीमत में कमी या वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना पहले डिमांड करता था दाम घटे बढ़े उतना ही डिमांड करेगा। आरामदायक वस्तु, भाई थोड़ा इनकम बढ़ेगी तो खरीद लेंगे। आरामदायक वस्तु में आ गया पंखा, पैसा कम है तो कपड़ा से भी, गमछा से भी, कूट से, बांस के पंखा से कम चला लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा हो गया तो चलो भाई फैन लगवा लेते हैं घर में, इन्वर्टर लगवा लेते हैं ताकि लाइन कटेगा तो फिर उससे कम चलेगा। लेकिन तो हो गया आरामदायक वस्तु। लेकिन और जो आरामदायक वस्तु है, तो आरामदायक वस्तु की जो मांग होती है साधारण लोचदार होती है। दाम तो क्या घटेगा तो बढ़ा देगा मांग, नहीं घटेगा तो नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जो विलासिता की वस्तु होती है जैसे सोफा सेट, एयर कंडीशन, अब साधारण सी बाइक से काम चल रही है, 3 लाख 4 लाख का बाइक, करोड़ों का बाइक मिल रहा है, वो आप खरीद रहे हो, तो हो गया विलासिता की वस्तु। अधिक पैसा होने पर आप जिसकी मांग करते हो, तो विलासिता की वस्तु की मांग की लोचदार होती है, अधिक लोचदार होती है, क्योंकि दाम तय को बढ़ेगा लोग खरीदना छोड़ देगा और दाम घटेगा तो खरीदना शुरू कर देगा। स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, तो स्थानापन्न वस्तु का मतलब समझाया था कि स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग एक वस्तु के बदले में उसी वस्तु के रूप में किया जाए, जैसे मीठा का चीनी, चाय का कॉफी। तो स्थानापन्न जो वस्तु होती है उसकी मांग की लोच लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तु की मांग की लोच क्या होती है? लोचदार। तीसरा है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। कुछ ऐसी भी वस्तु हैं जिसका वैकल्पिक अनेक सारे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिजली की हम बात कर लें, पंखा चला लो, एयर कंडीशन चला लो, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, खाना पकाओ, बल्ब जलाओ। तो जिस वस्तु का अनेक सारा प्रयोग हो, वैकल्पिक प्रयोग हो, उसका जो मांग होता है वो बेलोच होता है। तीसरा उपभोग स्थगन। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका प्रयोग हम कुछ महीनों के लिए स्थगित कर देते हैं। तो जिस वस्तु का प्रयोग कुछ महीनों के लिए स्थगित कर देते हैं उसकी मांग लोचदार होती है। जैसे गर्मी में स्वेटर का कोई महत्व नहीं है, जैकेट का कोई महत्व नहीं है, तो गर्मी के दिनों में स्वेटर का जो मांग होगा वह लोचदार होगा, उपयोग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। दिन के समय टॉर्च, मौसम ठंडा हो, बरसात नहीं हो रहा हो तो छाता, इसकी जो मांग होगी वो क्या होगी? उसके बाद है व्यय की गई राशि। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। कुछ ऐसी वस्तु है जिसका हम व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इंसान जो भी वस्तु खर्च करता है 2 प्रकार का। कुछ ऐसी वस्तु है जिस पर कम खर्च करता है, कुछ ऐसी वस्तु है जिस पर खर्च ज्यादा करता है। तो जिस वस्तु पर आप अपने आमदनी का बहुत ज्यादा रुपया खर्च करते हैं, जिस वस्तु पर आप अपनी आमदनी का बहुत ज्यादा रुपया खर्च करते हैं उसकी मांग लोचदार होती है। और जिस वस्तु पर आप अपने
आय का कम रुपया खर्च करते हैं उसकी मांग बेलोच होती है। आय का स्तर भी मांग के लोच को प्रभावित करती है। आय का स्तर मतलब आपका आय या तो कम हो सकता है या आपका इनकम बहुत ज्यादा हो सकता है। आपकी आय या तो कम हो सकती है या आपकी आय क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो कहता है कि आय का स्तर भी मांग के लोच को प्रभावित करती है। आय कम होगा तो मांग कम होगा, आय ज्यादा होगा तो मांग क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद व्यय की राशि क्या होगा, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च की राशि। चर्चा कर दिया हूं कि जिस पर आप कम खर्च कर ज्यादा खरीदते हैं उस पर उसका मांग क्या होगा, लोचदार होगा, और जिस वस्तु पर बहुत कम खर्चा करते उसका बेलोच होगा। समय की अवधि, समय की अवधि भी मांग के लोच को प्रभावित करती है। मतलब अल्पकाल में बहुत कम समय होगा, कोई सामान क्रय विक्रय करना हो तो वहां पर मांग की लोच कम लोचदार होगी, लेकिन समय की अवधि ज्यादा होगी तब मांग की लोच क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। क्योंकि अधिक समय होगा तो आप वस्तु को बना सकते हैं। और संयुक्त वस्तु या पूरक वस्तु, संयुक्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग एक के साथ किया जाए। तो संयुक्त वस्तु के संबंध में जो मांग की लोच होती है वह बेलोचदार होती है। और अंत में स्वभाव या आदत की वस्तु, मतलब जिस वस्तु का आपको आदत हो जाए, जिस वस्तु का स्वभाव हो जाए। जैसे सामान्य लोग, सबका आदत है भोजन, सब चीज के बिना रह सकता है, भोजन पानी और हवा के बिना रह सकता है। जब इसकी जरूरत हो जाती है तब अधिक कीमत देकर भी आप अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। ये तो सामान्य बात कर लेते हैं। लेकिन जिसे गुटखा की आदत हो, खैनी की आदत हो, शराब की आदत हो, तो यहां इसकी भी मांग बेलोच होती है। चाहे कोई भी कीमत कर दो लेकिन वह प्रयोग करता है तो करेगा। सामान्य से हम तंबाकू की बात, खैनी की बात कर लेते हैं। जिसे खैनी की लत लग गया हो, 500 रुपए केजी घी है वो नहीं खा रहा है खरीद के, अरे बड़ी महंगा है। लेकिन 1000 रुपये या 2000 रुपये किलो खैनी होगा, उसका प्रयोग निश्चित तौर पर कर रहा है। और बहाना क्या बनाता है, गरीब आदमी कहां से घी खाएगा, तो 500 केजी का घी खाने की औकात उसकी नहीं है, लेकिन 2000 रुपये किलो खैनी है तो वह खाने की उसकी हैसियत है। और गरीबी का एक रोना रो रहा है। क्या है इसके पीछे कारण, स्वभाव या आदत की वस्तु है। उसका लत लग गया, उसके बिना जी नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। अब अंतिम टॉपिक होगा तो मांग के लोच का महत्व क्या है, मांग के लोच का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो मांग के लोच का पहला बात महत्व मूल्य सिद्धांत में उपयोगी। किसी वस्तु का कीमत तय करते समय मांग के लोच का ही सहारा लिया जाता है। क्योंकि जो वस्तु बेलोच होती है वहां कीमत बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि कीमत बढ़ो करेगा तो लोग खरीदवे करेगा। लेकिन जो ज्यादा लोचदार होती है वहां पर कीमत नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि दाम बढ़ेगा तो लोग खरीदवे नहीं करेगा। तो कीमत तय करते समय भी मांग के लोच का सहारा लिया जाता है कि वस्तु लोचदार है या बेलोचदार है। एकाधिकारी के लिए उपयोगी, एकाधिकारी उसे कहते हैं जब किसी बाजार पर एक ही कंपनी का, एक ही उत्पादक का दबदबा हो तो एकाधिकार कहते हैं। और एकाधिकारी अपने लाभ को अधिक करने के लिए कीमत विभेद का सहारा लेता है। तो एकाधिकारी सोचता है कि किस बाजार में उसी वस्तु को थोड़ा अधिक दाम पर बेच सकते हैं और किस बाजार में कम दाम करके बेचा जा सकता है। एकाधिकारी देखेंगे बड़े बड़े महानगरों में उसी वस्तु को थोड़ा अधिक कीमत पर बेच लेता है, लेकिन सुदूर देहात में यदि अपने सामान को बेचना हो तो दाम कम कर देता है, क्योंकि यहां लोगों का इनकम लेवल कम होता है और वहां इनकम लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो प्रश्न है एकाधिकारी के लिए भी उपयोगी है, वितरण में उपयोगी। वितरण मतलब बंटवारा, किस सामान को कहां पहुंचाया जाए। तो वितरण के लिए भी, वस्तु को यहां वहां वितरण करने के लिए, बंटवारा करने में भी मांग के लोच का महत्व है। सरकार के लिए उपयोगी। टैक्स का निर्धारण, कर का निर्धारण सरकार करती है। किस वस्तु पर कितना कर लगाया जाए, किस वस्तु पर कितना टैक्स लगाया जाए, यह भी निर्भर करता है इसका भी मांग के लोच पर। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात कितना होगा, निर्यात कितना होगा, आयात की दर क्या होगी, निर्यात की दर क्या होगी, इन सब का निर्धारण करते समय मांग के लोच का सहारा लिया जाता है। 13 अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 5, और इसका भी हमने लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक वीडियो बना दिया है। इस चैप्टर को देख लेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।